हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाए थे हम आपको, और एक कुल मिलाकर परसेंटेज की आज 8वीं क्लास होगी। और जो आज के बाद जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो जो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लो, और जो आपके दोस्त लोग हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दो। ओके, तो आज हम लोग कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और इनको हम लोग जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति किलो घाटा मूल्य क्या है? प्रति किलो घाटा मूल्य से क्या मतलब इसका, जो वर्तमान मूल्य होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 350 रुपये में अगर 30% की कमी हो जाती है ना, 30% की कमी हो जाती है, यानी 350 का 30%, तो कितना मिलता है दाल? इसका 7 किलो दाल अधिक मिलती है। मतलब ये 7 किलो दाल का मूल्य होगा 350 का 30%। उसी से तो इसको एक्स्ट्रा दाल मिल रही है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। ये बन गया 35 गुणे 3। ये कितनी किलो दाल की कीमत आई है? 7 किलो दाल की कीमत। पर हमको चाहिए क्या? प्रति किलो दाल की कीमत। तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 पन्ना 35, 5 से 15, यानी 15 रुपये आ जाएगा पर केजी। एक घटा हुआ मूल्य आएगा, यानी वर्तमान वाला जो मूल्य है वही वाला आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 रुपये। ओके, तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है आपको कि जितना रुपए हो आपके पास, उसमें जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर रहा हो, उससे जितना भी दाल आ रही हो वो वर्तमान में उतने किलोग्राम दाल का कीमत आ जाएगी, उतना %। ठीक, तो 7 किलोग्राम की आ गई, तो हमको चाहिए पर केजी, तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। प्रतिशत कमी, यही हमें बताना होगा। इसमें ऑप्शन ए है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चंस को। बी है 20, सारे प्रतिशत में होंगे, और सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 23 सही 1/13, सारे प्रतिशत होंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी अगर बी का वेतन हम 100 मान लें तो ए का कितना होगा? 130। तो क्या बोला? ए के वेतन के संदर्भ में, मतलब अपान में आ जाएगा ए का वेतन। बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है? बी कितना कम है? तो 30 कम है। 30/130 गुणे 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 जीरो से 0 काट दो, यानी 300/13। तो भाग करो, 13 दूनी 26, 4 बचा 30, तो 40 बन गया। 13 तिया 39, 1 40/13, 23 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको यही करना होता है, आप जिससे पहले तुलना करवा रहा है उसको आप 100 मान लो एक को, तो दूसरे वाले की वैल्यू पता हो जाएगी। और फिर उसके बाद जिसके संदर्भ में बोल रहा है, मतलब उससे तुलना कर रहा है, उसको अपान में लिखते हैं उसकी वैल्यू, और कितना कम है ज़्यादा उसको ऊपर लिख के 100 से इंटू कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ओके, बस आप समझ लीजिए, क्लास आपके पूरे परसेंटेज की रिवीजन क्लास है। इसमें लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या में 25% की, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ओके, और उससे प्राप्त संख्या में
और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए, ओके। तो उसकी अंतिम प्रतिशत, वृद्धि या कमी होगी। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 6% की वृद्धि, प्लस से लिख देते हैं मतलब वृद्धि, ठीक है, और माइनस लिखेंगे मतलब कमी होगा। कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन सी 6 सही 1/4% की कमी होके माइनस का 6 सही 1/4%। ऑप्शन डी 6 सही 1/4% की वृद्धि, नहीं प्लस का सही 6 सही 1/4%। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। क्या बोले, जैसे कोई संख्या है उसमें पहले 25% की वृद्धि कर दो, मतलब 125% उसको कर दो, फिर उसमें 25% की कमी कर दो, नहीं 75% कर दो, तो ओवरऑल जो परसेंटेज वृद्धि या कमी है वो कितनी होगी। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि 25% पहले बढ़ाया गया फिर 25% घटा दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 25% की कमी। मतलब आंसर ये क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा फील हो रहा होगा कि पहले 25% बढ़ाया फिर 25% घटा दिया, तो ओवरऑल 0 का प्रतिशत परिवर्तन हुआ, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा फील हो रहा होगा जो लोग मतलब इस तरह क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो। बट ऐसा नहीं होता है। देखिए कभी भी दो संख्याओं में लगातार परसेंटेज वृद्धि या कमी की जाए 2 बार लगातार, तो वहाँ पर हम लोग AB प्रिंसिपल लगाते हैं। कौन सा, AB प्रिंसिपल। तो AB प्रिंसिपल से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस का 25, फिर कमी हो रही तो -25, और एक बार प्लस इंटू माइनस बन रहा तो उतना आ जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पर 25 × 25/100, ओके। तो बन जाएगा 625 - 25 बन जाएगा 0, माइनस का 625/100 यानी माइनस आप 6.25, या कि इसको आप इसको आप जो दशमलव है इसको हटाना चाहो आप तो लिख सकते हो 6 सही 25/100, 25 चौको 100 यानी 6 सही 1/4%। ये माइनस में आया है मतलब कमी, 6 सही 1/4% की कमी हो जाएगी, यानी आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और जो अगर रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करो काफ़ी, मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो। जो भी बुक रखे हो, कोई भी बुक, सारी बुक्स अच्छी होती है, कोई भी बुक रखे उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर डालो तो पूरा आपका चैप्टर आने लगेगा, पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 लीटर चीनी के घोल में 6 लीटर चीनी के घोल में 6 लीटर चीनी के घोल में चीनी 4% है, चीनी 4% है। 1 लीटर पानी वाष्पीकृत, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या है। चीनी की प्रतिशतता यानी चीनी की प्रतिशत वैल्यू क्या है। ओके, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 5 सही 4/5%। ऑप्शन बी दे रखा है 4 सही 4/5%। ऑप्शन सी है 3%। ऑप्शन डी है 12%। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 6 लीटर चीनी के घोल में चीनी कितना है 4% है। ओके,
और 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या है। क्या हो रहा है कि चीनी और पानी का घोल है एक, ठीक, कितने लीटर का है, 6 लीटर का है। इसमें बता रखा है कि 4% चीनी है। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 4% मतलब 4/100, ये भी लिख सकते हो। यानी 6 का 4/100 यानी 6 चौको 24/100। ये कितना, इतना क्या है, इसमें चीनी है, चीनी 4% है, चीनी हो जाएगी 24/100, यानी इसको लिख सकते हैं आप 0.24। ओके, 0.24 आपका चीनी हो गया 6 लीटर में से। तो जब चीनी 0.24 है 6 में से, तो पानी कितना होगा, घटा दीजिए 6 में 0.24, तो कितना बचेगा 5.76, इतना लीटर पानी होगा। अब क्या बोल रहा है कि जो पानी है वो 1 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है, तो इसमें से 1 लीटर पानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा कितना 4.76 लीटर पानी बचेगा। और चीनी कितनी है, चीनी तो जितनी रहेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी, है ना, चीनी तो वाष्पीकृत नहीं हो रही है। ओके, तो चीनी कितना है अभी वर्तमान में 0.24 लीटर है और पानी है 4.76 लीटर। अब बताना है कि जो ये चीनी है अब इस वर्तमान में जो घोल है हमारे पास उसका कितना परसेंट होगी, यानी 0.24 किसका टोटल कितना है 476 प्लस 0.24 कितना बन जाएगा 5। वैसे भी देखो 1 लीटर जो टोटल मिश्रण था 6 लीटर, उसमें से सिर्फ 1 लीटर बाहर हो रहा, मतलब कितना बचा 5 लीटर बचा। तो 0.24/5 इंटू 100 ये हो जाएगा चीनी का प्रतिशत वर्तमान में जो अपने पास घोल है। तो उसको सॉल्व कर लो आप, 5 से काट दो 20 बार जाएगा भाग 100 में, तो 20 से गुणा कर लो, यानी 1 0 2 चौको 8 2 दूनी 4 0.2 के बाद लगेगा 4.8, यानी 4.8% जो है तो शक्कर होगी अब इस मिश्रण में। तो आंसर जो अपना दे रखा है 4.8 तो नहीं दे रखा है, तो कैसे इसको निकाल सकते हैं, 4 सही 8, 1 0 को घटा दो, कोई मतलब नहीं जिस 0 का, दशमलव की जगह 1 रखेंगे, कितनी संख्या है 1 है तो 0, तो 2 चौको 8 2 पंचे 10, यानी 4 सही 4/5%, यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे छोटे क्वेश्चन हैं बट कॉन्सेप्चुअल हैं। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक वृत्त की परिधि को, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, यानी इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी ये हमें बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 12.5%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 75%। ओके, क्या बोला है कि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो आपको बताए थे कहीं भी क्षेत्रफल जो अगर क्षेत्रफल आए या आय वाले सवाल आए, राजस्व वाले आए, तो वहाँ पर ए बी प्रिंसिपल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये भी बताया था मैं कि जो अगर कभी भी ए बराबर एक्स वाई फॉर्म का एक्स इंटू वाई फॉर्म का वर्डिंग, तो वहाँ पर आप ए बी प्रिंसिपल लगा सकते हैं अगर एक्स और वाई में चेंज करके ए में चेंज पूछ रहा हो तो। यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट टर्म है, आर इंटू आर बन रहा है, मतलब 2 क्वांटिटी इंटू में है, और क्षेत्रफल जो है उसी में चेंज पूछ रहा है इसका चेंज दे करके, तो यहाँ पर हम ए बी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो आर कितना दिया गया है 50 कम, 50% कम मतलब माइनस का 50, तो
क्या कर देंगे, -50 -50 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 50 गुणा 50 बटा 100, 2 0 कैंसिल, 50 50 -100 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 25 प्लस का 25, तो ये आ जाएगा यहाँ से -75%, यानी 75% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में ओवरऑल। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, उसको आपको खुद से सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए है 500%, ऑप्शन बी है 700%, ऑप्शन सी है 600% और ऑप्शन डी है 800%। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कोई गोला है, उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी गई है, गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया है, तो उसके आयतन में कितना वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तो देखिए जो गोले का आयतन होता है कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर भी हम ये भी प्रिंसिपल लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाना होगा, देखिए यहाँ पर ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें वृद्धि या कमी करने का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो क्या है हमारे पास r गुणा r, इसी में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो पहले हम इन दो का निकाल लेंगे, फिर जो भी आएगा है ना, जो भी आएगा उसका इसके साथ निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 2 बार हम ये भी प्रिंसिपल लगा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास यही नहीं पता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है त्रिज्या में। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर कोई जैसे 1 है, ठीक 1 है, इसको आपको दोगुना करना है, मतलब इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा तब दोगुना होगा वो, मतलब और 1 का जो 100% होगा वही 1 होगा। यानी जो अगर आप किसी चीज़ को दुगुना कर रहे हो तो क्या करते हो आप, मतलब आप उसका 100% की वृद्धि कर रहे हो उसमें। देखिए कभी भी आप जो अगर जैसे 100 है, इसको आपको 200 बनाना है, तो क्या करोगे आप 100 का 100%, 100 का 100% यानी 100 ही होगा, यानी 100 की वृद्धि कर दोगे, मतलब 100% की आप वृद्धि कर दोगे तो 200 हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी, और जो 200 है 100 का क्या है, 2 गुना है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जो अगर आप 2 गुना करोगे, है 2 गुना करोगे मतलब 100% की वृद्धि कर रहे हो आप, 3 गुना करोगे मतलब 200% की वृद्धि कर रहे हो, 4 गुना करोगे मतलब 300% की वृद्धि कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने गुना हम करते हैं तो उसमें एक कम कर दो और 2 0 बढ़ा दो, उतने प्रतिशत की आप वृद्धि कर रहे होते हो। 2 गुना मतलब 100%, 3 गुना मतलब 200%, 7 गुना मतलब 600% की वृद्धि। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि 2 गुना किया है मतलब कि कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है, 100% की त्रिज्या में वृद्धि किया है। तो अब एक प्रिंसिपल लगा लेते हैं, 100 + 100 वृद्धि हुई इसलिए दोनों बार प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, 100 × 100 बटा 100, ये कितना बन जाएगा 100 200 300, 300% आ गया। अब r² का मान हमारे पास आ गया कि इसमें 300% की वृद्धि हुई। अब r और है हमारे पास 100%, अब इन दोनों पर हम ये भी प्रिंसिपल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए 300 + 100 प्लस का 300 × 100 बटा 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 3 1 4 3 700, यानी 700% की वृद्धि आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। ओके, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर 2 गुना का मतलब क्या होता है, 100% वृद्धि होती है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। छोटे क्वेश्चन हैं बट कॉपी कॉन्सेप्चुअल हैं। आप अगर सारी वीडियोस देख लोगे तो आपको
आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राम का व्यय और बचत। राम का व्यय और बचत। तीन अनुपात दो के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी ये बताना है हमें। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 7%, बी है 9%, सी है 10% और डी है 13%। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि राम का व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है 3:2। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी ये हमें बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जो आय होता है वो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, क्योंकि आप जो व्यय करोगे उसको जो अगर आय में घटा दोगे तो वही बचेगा, आपका बचत होता है। ठीक, तो आय बराबर होगा व्यय प्लस बचत। अब व्यय और बचत का अनुपात दे रखा 3:2, तो आप मान लो कि व्यय 3 है आपका और बचत 2 है। जितना अनुपात दे रखा वही आप इनको मान लो, और जो आय होगा इन दोनों का जोड़ होगा, सम होगा, तो आय कितना हो जाएगा 3 2 5। ठीक है ना, तो आपका आय आ जाएगा 5, क्योंकि व्यय 3 है और बचत 2 है। अब क्या बोला, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, मतलब आय में 10% की वृद्धि है। अब 5 का 10% मतलब 10% मतलब क्या होता है 1/10 होता है। ठीक, 10% मतलब होता है 1/10, और 5 का 10% मतलब 5/10। 5/10 का मतलब कितना होगा 0.5। ओके, इतना आ गई आय। और क्या बोला है, व्यय में 12% बढ़ जाता है, व्यय भी 12% बढ़ जाता है, यानी 3 का 12% कितना होगा 12%, यानी 12 3 36/100। 36/100 मतलब 0.36, यानी जो व्यय है वो भी बढ़ करके हो जाती है 3.36, क्योंकि 0.36 बढ़ गया है ये। तो अब देखिए आय आपके पास आ गया 5.5 आएगा, क्यों 5.5 आएगा, क्योंकि 0.5 बढ़ चुका है ये। 10% मतलब 0.5 बढ़ गया, तो हो गया है 5.5, और व्यय 3 था तो 3.36 हो गया है। तो अब जो बचत होगी कितनी होगी, बचत क्या होती है आय माइनस व्यय। 3.36, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 10 में 6 गए 4, 4 में 3 गए 1, और ये बचा 4 नहीं 5 ही बचे, 5 3 गए 2, 2.14। तो बचत कितनी हो गई है 2.14। अभी बता रहे जो बचत 2.14 हो गई है, ये जो पहले बचत थी उसका कितना है, इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.14 की वृद्धि हुई है। कितने में 2 में गुणा 100 कर देंगे तो हमारा परसेंट आ जाएगा। तो दशमलव हटा दो तो दोनों जीरो कट जाएंगे, और 14/2 यानी 7%। तो 7% की वृद्धि हमारे आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा ये 7%। हाँ, आपको यही करना है, आपको आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। तो दे रखा है अनुपात आय और व्यय का 3:2, तो 3 व्यय को मान लोगे और बचत को मान लोगे 2, जो अनुपात दे रखा है वही। तो आय हो जाएगी इन दोनों का योग, यानी 3 2 5। अब बोला आय में
वृद्धि कर दिया 10% की, तो 5 से 10% होगा 0.5, तो होगा ये 5.5। और जो व्यय है उसमें भी वृद्धि कर दी कितने की 12% की, तो 3 का 12% होगा 36.36। ठीक, 12×3 = 36, 100 से भाग करोगे तो 0.36 आ जाएगा। तो 3 में 3.36 जोड़ दोगे 336 हो जाएगा। हमारे पास आय है व्यय है, तो बचत हम निकाल सकते हैं, आय माइनस व्यय हो जाएगा। ठीक, तो बचत आ गई हमारी। तो 2 पहले थी, अब होगी 2.14। कितना वृद्धि हुआ है 0.14 का हुआ है, तो 0.14/2 × 100। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल नए हैं तो इसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, हमें अपने चैनल को बढ़ाना है तो ये सब करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए बी और सी की आय मिलाकर ए बी और सी की आय मिलाकर ना, ए बी और सी की आय मिलाकर 333 रुपये होती है। 333 रुपये होती है। ओके, यदि वे अपनी आमदनी का यदि वे अपनी आमदनी का क्रमशः 80%, 85%, और 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत 7:6:9 है, तो बी की आय क्या है? तो बी की आय क्या है? और ऑप्शन है आपके पास, ए है 120, बी है 105, सी है 108 और डी है 115। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका आपको सीखना पड़ेगा। देखिए बोला है कि ए बी और सी की आय मिलाकर के 333 है। ठीक, तीनों की जो आय है उसका योग है 333 रुपये। वे अपनी आमदनी का क्रम से 80%, 85% और 75% क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और उनकी बचत दे रखी है 7:6:9। तो बी की आय क्या है, हमें बताना है। देखिए जो आय होगी वो 100% होगी, 100% आय होगी अपने आप में। ठीक, उस 100% में क्या कर रहा है, ए जो है तो 80% खर्च कर रहा है। जब 80% खर्च कर दिया, ओके, तो उसकी बचत कितनी होगी, 20% होगी। और ये 20% बचत कितनी है, 7 के बराबर है। हम मान लेते हैं जितना अनुपात दे रखा है उसी के अनुपात में मान लेते हैं कि इनकी बचत है। ए की बचत मान लिए 7, बी की मान लिए 6, ए की 7, बी की 6 और सी की कितनी मान ली, 9। ओके, इन बचत को मान लिए हम। तो अब हमको क्या निकालना है, आय निकाल लेंगे सबकी, तो ऐड करके 333 के बराबर कर दें तो आ जाएगा। तो अगर 20% बचत है हमारी और यहाँ पर बचत दे रखी है, ए की बचत आई है 20% और ए की जो 20% बचत कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। हमको चाहिए इसकी आय, जो आय होगी कितना होगी, 100% होगी आय। तो इस 100% का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना है ना। तो इसका भी 5 गुना कर दें, कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। यानी ए की जो आय है वो आ गई 35। अब ऐसा बी में कर लेते हैं। बी बचत में दे रहा है, खर्च दे रहा है 25%, यानी बचत होगी 15% की। 15% का मान हो जाएगा 6, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 6/15 × 100, यानी 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, यानी 20, 20 दूनी 40। 40 आ गया बी की आय। ऐसे सी की आय निकाल लेते हैं।
तो 75% खर्च कर रहा है, यानी बचत कर रहा है 25% की। और जो 25% की बचत है कितने के बराबर है, बचत 9 है इसकी, तो 25% का मान है 9 के बराबर, यानी 100% का मान हो जाएगा 25 चौको 100 होगा, गुणा 4, तो 9 का गुणा 4 यानी 36, यानी सी का आ गया 36। तो देखिए ए की बचत है, सॉरी ए की आय है 35, जो 100% का मान निकाले हैं क्या होगा, आय होगा, क्योंकि 100% तो आय होती है, उसमें से घटा कुछ खर्चा कर रहे हैं तो और कुछ बचत हो रही है। ठीक, तो 35 आ गई ए की आय, 40 आ गई बी की आय, और 36 आ गई सी की आय। एक इसके बराबर होगा 333 के बराबर होगा। इसको आप ऐड करिए, 40 30 70 30 100 6 5 11, यानी 111। 111 का मान आ गया 333 के बराबर। तो यहाँ से आपको एक का मान आ जाएगा, 111 से डिवाइड कर दिए 333 में, 3 बार भाग जाएगा। एक का मान आ गया 3, और चाहिए क्या हमें 40 का मान चाहिए, क्योंकि बी की आय पूछा है, बी की आय पूछा है, तो बी की आय कितनी है 40 है। तो यानी ए का मान जो अगर 3 है तो 40 का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। ओके, तो बन गया 120, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन को लिखने में जो यहाँ टाइम वेस्ट होता है, आप लोग उसको थोड़ा सा बढ़ा करके आप उस टाइम को अपना मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं हमारे पास, तो उसको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो टाइम तो उसमें लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो जिसको अगर इस टाइम को मैनेज करना हो, लग रहा हो, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो उठा लिया करो जब क्वेश्चन लिखा करता हूँ तो। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। ओके, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ऑप्शन ए है 31,400, ऑप्शन बी है 31,500, ऑप्शन सी है 32,400, और ऑप्शन डी है 32,420। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 2 उम्मीदवार हैं, उनके मध्य कोई चुनाव हो रहा है, और जो पहला उम्मीदवार है उसको कुल वैध मत का, ध्यान रखिएगा, वैध मत का 80% मत मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये हमें बताना है। तो ये टोटल मत कितने हमारे पास 1,80,000। इसमें से क्या हो रहा है कि 10% मत अवैध घोषित हो रहा है। तो 1,80,000 का 10% मतलब 1 जीरो कम कर दो, यानी बन जाएगा 18,000। 1 जीरो कम कर दो, यानी 3 जीरो बचेगा 18 के बाद। तो आप इसको घटा लोगे जो अगर, तो आपके पास वैध मत आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा
जीरो जीरो जीरो, 10 में 8 गए 2, ये 7 में से 1 गए 6, 1,62,000 आपके पास आ गए वैध मत। ये क्या हो जाएंगे? वैध मत हो जाएंगे, क्योंकि हमें वैध मत बताना है। तो देखिए अब क्या बोला, पहले उम्मीदवार को 80% मत मिले हैं। अब 2 उम्मीदवार हैं, एक को 80% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 80 घटा दो 100 में से 20%, ये दूसरे को कितना मिलेगा? 20%। वही हमसे पूछा है, यानी 1,62,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये तो आप 20% ही लिख लो, यानी 20/100 लिख लो, ज़्यादा सरल है। तो 2 जीरो आप कैंसिल कर दो, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, इसका दोगुना कर दो, 0 0 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 1 3, 32,400 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको? टोटल वैध मत निकालने ले हैं, जो कि जितना कुल मत था उसमें से 10% अवैध था, उसको घटा दो आप निकाल करके। और 10% निकालना बहुत ईजी है, 1 जीरो कैंसिल घटा दो, बस हो गया, 1 जीरो हटा दो, वही होता है 10%। जब आपके पास वैध मत आ गए तो आपको बताना है कि दूसरे उम्मीदवार कितना मिला है। पहले को जब 80% मिला था तो दूसरे को 100 में से घटा दो, तो कितना बचा? 20%, वही मिलेगा दूसरे को। तो इसका 20% ही निकालना है, यानी 1/5 इसका करना है। तो यहाँ पर आप 1/5 करोगे, यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, उससे अच्छा 20/100 लिखो, 2 जीरो काट दो, 2 से गुणा कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। ओके, किसी संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। तदनुसार इस तरह क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको मिलेगी क्वेश्चंस में, तो आपको लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए। तदनुसार उस संख्या का, इसीलिए सारे क्वेश्चन साथ लिख रहे हैं, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है? उस संख्या का 60% कितना है? ऑप्शन ए है 750, ऑप्शन बी है 525, ऑप्शन सी है 52.5 और ऑप्शन डी है 875। ओके, तो क्या बोला कि एक क्वेश्चन, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना है? तो सबसे पहले हमको वो संख्या निकालनी पड़ेगी, वो संख्या आ गई तो उसका 60% हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, मान लेते संख्या x है, उसका 3/7 का मतलब होता है गुणा 3/7, फिर का आया मतलब फिर से गुणा करो आप, कितना? 2/3, फिर का आया मतलब गुणा करो, कितना? 3/5। ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है। ओके, 150 के बराबर, जो भी कटे काट दो उसको, 3 कटेगा यहाँ से, और 3 से जाएगा 5 बार 50, और 2 से काट दो 25, यानी x बराबर बन गया 25 गुणा 7, यहाँ बचा है 5, यहाँ गुणा है 7 गुणे 5। अब इसको आप अभी गुणा मत करना। अब क्या बोला, इस संख्या जो है इसका 60% हमें बताना है, यानी इसका 60% यानी 60/100 ये हमें निकालना है। तो 1 जीरो से 0 काट दो, और 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, यह बन गया आपके पास 25 गुणे 7 गुणे 3, तो 25 3 75, 75 गुणा 7, ये 7 पर 35, हासिल 3, 7 49 3 52, 525 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया 525। ओके, तो इस तरीके से इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे आसानी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि x क्या क्वेश्चन है, यदि x 22 से 20% कम है, 22 से 20% कम है, तो y - x/y
वाई माइनस एक्स बटा वाई और एक्स बटा एक्स माइनस वाई, ये हमें फाइंड करना है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास 1/5 और -4, ओके, और बी है 5 और -1/7, सी है 2/5 और -5/2 और डी ऑप्शन है 5/3 और -5/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है इसको। क्या बोला कि यदि x y से 20% कम है, यानी 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। तो अगर आप y को मान लो 5 तो x कितना हो जाएगा, 20% कम, मतलब 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो 1 कम है 5 से तो 4 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, y माइनस एक्स बटा वाई, तो y माइनस एक्स मतलब 5 - 4 यानी 1 बटा वाई, वाई का मान कितना है 5 यानी 1/5 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, x बटा एक्स माइनस वाई, एक्स का मान कितना है 4 है, बटा एक्स माइनस वाई यानी 4 में से -5 करो तो -1 आएगा, है ना। 4 - 5 कितना बनेगा, ये माइनस का 1, तो 4 बटा -1 मतलब क्या होगा, -4। ये आपका आंसर आ गया 1/5 और -4। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको आपको सॉल्व करके खुद से आंसर उसका कमेंट करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप उसको कमेंट कर देना। और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद से, तो उसमें से भी अगर कोई भी डाउट आए तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, तथा 42% अंग्रेजी में, ओके। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी, 2 बार लिख दिया विद्यार्थी, 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में, ठीक है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 44%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 54% और ऑप्शन डी है 56%। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए है 44%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 54% और ऑप्शन डी है 56%। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर फाइंड करके कमेंट करना है। ओके, और वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।